जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक जिसका नाम है शॉक। तो शॉक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछता रहता है, कई बार पूछा है। और इस बार के जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए बीएससी नर्सिंग के, उसमें भी पूछा था। जीएनएम के भी में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो आपको एसएस नर्सिंग क्लासेस पे ये जो है नोट्स शॉक के काफ़ी शॉर्ट एवं इफ़ेक्टिव वे में मिलेंगे, जो कि एकदम आपको समझने में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग शॉक के फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के बारे में, कॉज के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग आज डील करने वाले हैं। तो कृपया कर आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। इट मीन्स टू से कि एक ऐसा कंडीशन है, शॉक एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हो सकता है, पर्सन कैन डाई, पर्सन क्या इसमें हो सकता है, मर सकता है। इन विच बॉडी सफर्स फ्रॉम इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है कि पर्सन के अंदर जो ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी में पूरी होल आउट थ्रू आउट द बॉडी, द फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, क्या हो रहा है, इस ब्लड की कमी है। जितना सफिशिएंट मात्रा में ब्लड चाहिए पूरे बॉडी में ट्रैवल करना चाहिए, उतना ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, व्हाट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या हो रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जो ट्रैवल कर रहा है वो क्या हो रहा है, कोलैप्स कर जा रहा है। जितना सफिशिएंट अमाउंट में जितना ट्रैवल होना चाहिए, करना चाहिए, जितना सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड आपके बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए, उतना है ही नहीं, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय inadequate tissue perfusion in which there is insufficient delivery, what insufficient delivery of O2 and nutrients to the body। क्या बॉडी टिश्यू क्या कह रहा है कि कैसे करेक्टराइज्ड है भाई, कि इसमें जो टिश्यू परफ्यूजन जितना होना चाहिए उतना हो ही नहीं रहा है। इट मीन्स टू से कि बॉडी में जितना O2 कहने मतलब ऑक्सीजन का जितना डिमांड है, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के टिश्यूज़ को ग्रो करने के लिए जो चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है, वो पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। ठीक, तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। सिंपल सा बात है भाई, ब्लड जितना है ही नहीं बॉडी में, जितना ट्रैवल करने जितना कर ही नहीं रहा है, तो कहाँ से हर बॉडी को ब्लड मिलेगा। और ब्लड नहीं मिलेगा तो सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन डिमांड जो है कम हो जाएगा। ऑक्सीजन डिमांड नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स भी, सिंपल सी बात है, ब्लड नहीं पहुँचा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। फिर inadequate removal of waste product from the tissue and untreated result is cell death। कह रहा है कि इसमें और क्या होता है, दूसरा कारण क्या होता है कि inadequate removal of waste product मीन्स टू से कि जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो रिमूवल है वो भी नहीं हो पाता है। भाई ब्लड आ ही नहीं रहा तो ब्लड पास आउट कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो वेस्ट प्रोडक्ट एक जगह अगर कलेक्टेड है तो वहाँ सिंपल सा बात है कि वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, और जो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है सेल में, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं, स्पेस जो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पे जो गैसेज एक्सचेंज जो हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है कि हाँ भाई CO2 बाहर होता है सेल से और O2 अंदर होता है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो इट मीन्स वर्ड कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, और ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, इट मीन्स वर्ड कि वहाँ पे रिमूवल ऑफ वेस्ट नहीं हो रहा है। रिमूवल ऑफ वेस्ट नहीं होगा तो इट मीन्स वर्ड कि वहाँ पे कलेक्टिंग हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का। तो सिंपल सा बात है, अगर ये चीज़ जो है अगर कंटिन्यू रहेगा, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, इट मीन्स टू से कि ये जो है अनट्रीटेड अगर रहेगा तो क्या होगा, सेल डेथ कर जाएगा। क्या होगा, सेल डेथ कर जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग इसकी कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉज हार्ट अटैक है या हार्ट फेलिवर। तो जैसे कि हार्ट में जो पंपिंग एक्शन है, अगर इसमें इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अचानक से चॉक होगा और पर्सन का क्या हार्ट जो है बीट करना बंद कर देगा। तो हार्ट अटैक कंडीशन हो सकता है। ठीक, उसका से तुम्हारा एक
हेमरेज है। हेमरेज कहने का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। शरीर का जो है खून जो है और निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया तो पर्सन का जो बॉडी फ्लूइड लेवल है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और बॉडी फ्लूइड कम होना मतलब शॉक। उसके साथ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी वही चीज़ है कि बॉडी का जो है जो बॉडी का वाटर लेवल है वो कम हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? शॉक कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, हाइपोवॉल्मिया। हाइपोवॉल्मिया में क्या होता है कि बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है वो कम हो जाता है। उसे लाइक एनी इन्फेक्शन के चलते होता है, पॉइजनिंग के चलते, इन्फेक्शन के चलते। कैसे? तो जैसे कि आपने सांप काटना सुना होगा, तो पॉइजन जब शरीर में फैलता है तो क्या होता है, अक्सर बहुत सारे केसेस में होता है क्या कि पॉइजन जो है ब्लड को क्लॉट कर देता है। क्या करता है? क्लॉट। तो ब्लड जो है ट्रैवल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो थिक हो गया है, और थिक होने के कारण ट्रैवल नहीं कर रहा है। ट्रैवल नहीं करेगा तो शॉक का कंडीशन अराइज होगा। एलर्जिक रिएक्शन भी काफ़ी बार कॉज होता है, जिसमें क्या होता है कि भाई एलर्जिक रिएक्शन के चलते क्या होता है कि वैसोडाइलेशन हो जाता है कई बार, ठीक। और वैसोडाइलेशन होने के चलते जो हमारा पीवीआर है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। और उसके कम होने के चलते जो है जो ब्लड फ्लो है वो जितना होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड मात्रा में, जो एक पर्टिकुलर मात्रा में जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और प्रेशर जो ब्लड प्रेशर जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है। तो उस कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शन में केवल रिस्पॉन्स होता है शॉक के लिए। फिर वॉमिटिंग है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो गया, चाहे आपका डायरिया हो गया। अगर ये सारी चीज़ें भी हैं पर्सन को, अगर पर्सन परसिस्टेंट डायरिया और वॉमिटिंग से सफ़र कर रहा है, तो इट मीन्स क्या, उसका जो वाटर का जो बॉडी फ्लूइड जो है वो क्या हो रहा है? लूज़ हो रहा है, कंटिन्यू लूज़ हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी पर्सन सफ़र फ्रॉम व्हाट? शॉक। यहाँ पे एक लास्ट में एक बर्न कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है? बर्न। तो बर्न जो कंडीशन है, तो बर्न कैसे? तो भाई देखो, बर्न जब इंसान, बर्न यहाँ पे जलने को ही है, सिंपल सीधा बात है, बर्न जलने की बात हो रही है। तो पर्सन जब जल रहा है वो आइदर फर्स्ट डिग्री हो या सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री बर्न हो, आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आगे की वीडियो हम बर्न पे भी बनाएंगे, आपको पता लग जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी के जो फ्लूइड्स जो होते हैं, ऑल हर तरह के जो फ्लूइड हैं वो सब तरह के, जो बॉडी जलती है तो हर जो फ्लूइड होता है वो एवपोरेट होते हैं, लीक होती है, ड्यू टू बॉडी का जो जितना भी ब्लड वेसल्स हैं वो सब जल जाते हैं, जो प्रोटेक्शन लेयर वो जल जाती है। तो जो है फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड, इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा डिग्री आप बर्न है, उससे उतना सीवियर शॉक से आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये तो भाई बात रही कॉज की। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से कॉज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ शॉक की। ये देखो, ये शॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार फार्मा के क्वेश्चंस में भी आते हैं, ठीक। और एमएसएन में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो काफ़ी ये जो है बीएससी के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जीएनएम हैं चाहे एएनएम है, इन सबको काफ़ी पता होना चाहिए ये चीज़ कि शॉक क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम लोग इसके टाइप्स जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक देखेंगे। तो कार्डियोजेनिक शॉक, तो कार्डियो नाम से पता लग रहा है, इट इज़ रिलेटेड विद व्हाट? हार्ट, कार्डियो। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो दिस टाइप ऑफ शॉक अकर व्हेन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट डिमिनिश्ड and heart fails to pump the blood in the body, result decrease cardiac output। कहने का मतलब क्या है कि इस शॉक कब होता है? जब पंपिंग एक्शन, क्या अगर पंपिंग एक्शन डिमिनिश्ड हो जाते हैं, इट मीन्स व्हाट? कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो हार्ट फेल्स टू व्हाट? ब्लड को पंप करने में हार्ट क्या होता है? फेल हो जाता है, ब्लड को पंप ही नहीं कर पाता क्योंकि पंपिंग एक्शन ख़त्म है। और इसके चलते क्या होगा? जो कार्डियक आउटपुट होगा, क्या? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होगा? पूरी तरह से आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है
कि कार्डियोजेनिक शॉक। इट मीन्स टू से कार्डिक आउटपुट मीन्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना पड़ेगा कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, तो जो हार्ट से ब्लड जो निकल रहा, जो आउटपुट है हार्ट से जो ब्लड का, अगर वो डिक्रीज कर गया, वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो अगर डिक्रीज कर गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। तो यहाँ पे बात हो रहा है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है, जो हार्ट जो है हमारा ब्लड को पंप करता है, और जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से निकल के पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, कहाँ, पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट हो क्या करता है, डिक्रीज्ड हो जाता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या होता है, शॉक हो जाता है, कार्डियोजेनिक शॉक। तो इसके मेजरली कारण क्या होंगे, कॉजेज क्या होंगे, इसके इटोलॉजी क्या होंगे। देखो कॉज को हम लोग क्या कहते हैं, इटोलॉजी भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा CAD, CAD क्या है, कैड क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, किसी तरह का कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है तो उसके चलते भी हो सकता है। MI मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के चलते हो सकता है। HF हार्ट फेलुअर। तो ये कुछ कारण हैं जिसके चलते कार्डियोजेनिक शॉक हो सकते हैं। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। कौन सा शॉक, हाइपोवॉल्मिक शॉक। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने एक कंडीशन बताया था अभी जस्ट, जो हम लोग इटोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें, हाइपोवॉल्मिया। तो सेम वही चीज़ है, हाइपोवॉल्मिक शॉक। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक एंड ए मेडिकल इमरजेंसी इन विच सीवियर ब्लड लॉस, व्हाट, सीवियर ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस cause decreased amount of blood, cause decreased amount of blood available for this circulation। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, काफ़ी सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है ये। कभी भी अगर शॉक का कंडीशन देखें तो आपको मोस्ट कॉमन शॉक हाइपोवॉल्मिक शॉक मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ब्लड है या तो डायरेक्ट उसकी कमी हो रही होती है, ठीक, दूसरा या तो ब्लड जो है, फ्लूइड जो है, ब्लड के जो फ्लूइड लेवल है वो कम होते हैं। जैसे कि आपने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ये दो कंडीशन थी, हाइपोवॉल्मिया और हाइपरवॉल्मिया। हाइपरवॉल्मिया में कहने का क्या था कि बॉडी फ्लूइड एक्सेस हो जा रहा था, तो हाइपरवॉल्मिया। और वहीं पर जब बॉडी फ्लूइड लेवल जब कम हो जा रहा था तो वो क्या होता था, हाइपोवॉल्मिया। तो यहाँ भी वही चीज़ है, क्या है, हाइपोवॉल्मिया मीन्स वर्ड क्या, हाइपोवॉल्मिक कंडीशन मीन्स वर्ड कि यहाँ पे बॉडी फ्लूइड जो है कम हो रहा है किसी कारण से, ठीक। और इससे क्या हो रहा है, जो सर्कुलेशन जो है वो भी क्या हो रहा है, उसका जो कार्डियक आउटपुट, फिर वही बात है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, सिंपल सा बात है, ठीक। तो आगे हम लोग इसके कारण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो जाएंगे, हैमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग, अभी बताया था कि ब्लीडिंग हो रहा है तो नॉर्मल से बात है, फ्लूइड लेवल कम होगा, ठीक। वॉमिटिंग, फिर से वही परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, डायरिया है, बर्न है। तो इससे क्या हो रहा है, वो जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या लूज़ हो रहे हैं ये सब डिसीज कंडीशन से। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जितना भी आपका ब्लड है, फ्लूइड लेवल है, सब डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कौन सी कंडीशन से सफ़र करोगे, हाइपोवॉल्मिक शॉक से। आगे हम लोग नेक्स्ट शॉक के बारे में बात करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। क्या, कौन सा शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नाम से पता लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, नाम से क्या पता लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। तो जैसे कि दिस टाइप ऑफ शॉक अकर्स व्हेन देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज प्रेजेंट इन फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे कि जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, बच्चों क्या कर रहा है, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये कोई नहीं कहेगा पीला कलर का ब्लड नहीं होता, ठीक। हमारा ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है बीच में, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जिसके चलते जो हमारा ब्लड है आगे पास आउट नहीं कर पा रहा, तो फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं होगा
और यहाँ से जो ऑर्गन्स जुड़े होंगे जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, सेल डेथ होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, तो इसके कॉज क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कार्डियक टेम्पोनेड। कार्डियक टेम्पोनेड, तो हमको कार्डियक टेम्पोनेड समझना पड़ेगा क्या होता है। तो कार्डियक टेम्पोनेड आपने में भी शायद ही आप सबने नाम सुना हो कार्डियक टेम्पोनेड। तो कार्डियक टेम्पोनेड एक ऐसा डिसीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मान के चलिए हमारा क्या है, हार्ट का एक लेयर है। ठीक, क्या है, हार्ट का लेयर है, और इसके जो बाहरी लेयर होती है कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है। ठीक, पेरिकार्डियल फ्लूइड सबको पता होगा, यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड, यहाँ एक सेक होती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। 2 लेयर रहते हैं। जिसने मेरे कार्डियो वैस्कुलर के वीडियोस नहीं देखे हो जाके देख सकते हैं उसको, और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ किसी तरह का कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है हार्ट पे ड्यू टू व्हाट, द पेरिकार्डियम सैक, जो इसमें फ्लूइड है इसके चलते क्या होगा, एक तरह का हार्ट पे दबाव बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। तो इसी डिसीज कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक टेम्पोनेड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक टेम्पोनेड। आगे हम लोग बात करते हैं एरोटिक स्टेनियोसिस। एरोटिक स्टेनियोसिस कहने का क्या मतलब है, आइए इसको हम कलर से जानते हैं। तो एरोटिक स्टेनियोसिस कहने का मतलब है, जैसे ऑर्टिक जो है, ऑर्टिक जो हमारा वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व से रिलेटेड है एरोटा से। तो यहाँ से जो ऑर्टिक वॉल्व जो है वो कुछ इस तरह नॉर्मल रहता है। ठीक, लेकिन इसमें किसी तरह का डिसफंक्शन हो जाना, ठीक, या इसका क्या नैरोइंग, ज़्यादा नैरो हो जाना, तो ये कुछ इस प्रकार दिखना शुरू कर देगा, कुछ एकदम ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, एकदम नैरो। ठीक, ये नैरो हो जाएगा जो इसका ब्लड वेसल्स है, जो आपका एरोटिक वाल्व जो है ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोटिक स्टेनियोसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बात करें पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म वीडियो अपलोडेड है, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी स्टडी करने के बाद वीडियो चैनल पे अपलोडेड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। जिसको नहीं पता है वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद से आता है इंट्राथोरेसिक ट्यूमर। तो इंट्राथोरेसिक ट्यूमर क्या है, तो थोरेसिक रीजन में किसी प्रकार ट्यूमर हो जाना जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो उस ट्यूमर के चलते, तो वो हो जाता है इंट्राथोरेसिक ट्यूमर्स। तो आगे हम लास्ट एक शॉक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो इट अकर्स व्हेन पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ वैसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन। पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, इसको हम लोग सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस भी कहते हैं। कई लोग को लगता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस PVR और SVR, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो नहीं, ये दोनों सेम ही है। ठीक, सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसने नहीं पता है तो करो याद करा देता हूँ। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पूरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक, तो उधरी से सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस आया है जो कि फर्दर प्रेशर, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस कह लो चाहे सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस कह लो, SVR चाहे PVR, ये क्या करता है, SVR कह लो, देखो SVR कह लो चाहे PVR कह लो, दे बोथ आर सेम काइंड ऑफ थिंग, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड वेसल्स में प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड जो है आगे को फ्लो कर सके, आगे को फ्लो कर सके, इस तरह का एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता है जिसके चलते क्या होता है, ब्लड जो है आगे बढ़ते जाए, प्रेशर क्रिएट करते हैं ब्लड वेसल्स। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस की एक क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक,
तो किसी कारणवश क्या होता है, अगर इसमें क्या होगा वैसोडाइलेशन हो जाए, बिकॉज ऑफ वैसोडाइलेशन, तो ये अगर पीवीआर अगर लॉस्ट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, चाहे ख़त्म हो जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है। तो इसमें जैसे क्या होंगे, इट्स इंक्लूड व्हाट, तो 3 टाइप्स है, एनाफिलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। कई लोग इसको काफ़ी अलग अलग चीज़ लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का एक क्लासिफिकेशन कह लो चाहे पार्ट कह लो। तो हम लोग सबसे पहले एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में बात करेंगे। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है, तो एनाफिलेक्टिक शॉक क्या है, तो इट अकर ड्यू टू द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के चलते अगर पीवीआर एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, अगर पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस अगर लॉस्ट होता है, ठीक, और वैसोडाइलेशन अगर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनाफिलेक्टिक शॉक होगा। आगे हम लोग बात करते हैं सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक, सेप्सिस काफ़ी सिमिलर और सुना सुना नाम लगता होगा, ठीक। तो इट स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया। सबको याद होगा जिन्होंने हैंड वॉशिंग चैप्टर पढ़ा होगा, हैंड वॉशिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर में सेप्सिस एक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो सेप्सिस और सेप्टिक दे आर बोथ आर सेम थिंग। तो इट स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया। तो इट अकर्स ड्यू टू सिस्टमिक इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, आ गया ना, बाय बैक्टीरिया सच एज इकोलाई, निमोनिया एंड आल्सो सम वायरसेस। तो कहने का मतलब ऐसा शॉक जो कि किसी बैक्टीरिया वायरस के चलते अगर हो रहा है पर्सन को, तो वो हमारा सेप्टिक शॉक होगा। आगे आइए, आगे हम लोग बात करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, नर्वस सिस्टम चाहे न्यूरॉन्स वगैरह के यहाँ पे बात कर रहा होगा। तो इट अकर्स व्हेन डिसफंक्शन or injury to the nervous system cause dilation of peripheral blood vessels। तो कह रहा है कि या तो किसी कारणवश जो है हमारा नर्वस सिस्टम है चाहे न्यूरॉन्स अच्छे से अपना वर्क ना करें, या किसी प्रकार की इंजरी हो जाए नर्वस सिस्टम को, जिसके चलते क्या हो, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाए। कौन से ब्लड वेसल, पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर जाए, जिसके चलते क्या पीवीआर जो है, पीवीआर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीवीआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। पीवीआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीवीआर क्या था, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरोजेनिक शॉक कहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने हर एक डिटेल्स जो है, हर एक चीज़ जो है इसमें, बीमारी जो कैसे कार्डिक टेम्पोनेट हो गया, एरोटिक स्टेनोसिस हो गया, जो आपको नहीं पता होगा वो सारी चीज़ मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो जय हिंद।